नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवाकांत मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल श्री विद्या अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके साथ भूगोल विषय के अंतर्गत वायुमंडल पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस चर्चा के दो पार्ट होंगे। पहले पार्ट में हम वायुमंडल की आकृति और उसके घटक कौन से हैं इस पर चर्चा करेंगे, और दूसरे पार्ट में या दूसरे भाग में हम चर्चा करेंगे वायुमंडल की संरचना या उसके स्तरीकरण, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो वायुमंडल के संबंध में हम जिन पक्षों पर आपसे चर्चा करेंगे वो हैं वायुमंडल का अर्थ क्या है, वायुमंडल की आकृति, और जो आकृति है जैसी वैसी क्यों है, उसके कारण क्या हैं, वायुमंडल का निर्माण करने वाले घटक कौन कौन से हैं, और वायुमंडल की आकृति को निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं। सूर्य की सापेक्ष स्थितियों के वायुमंडल की आकृति में क्या परिवर्तन घटित होते हैं, इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ इस पर भी चर्चा करेंगे कि वायुमंडल का निर्माण करने वाले घटकों में जो गैसें हैं उनमें से कुछ प्रमुख गैसों की प्रकृति या उनका महत्व क्या है हमारे जीवन के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए। तो वायुमंडल, मंडल मतलब एक प्रकार का गोला, वायु का गोला। तो वायुमंडल विभिन्न गैसों का, धूल कणों का और जल वाष्प का, वाटर वेपर का एक मिश्रण है जो कि हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। इसी को हम वायुमंडल कहते हैं। तो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए विभिन्न गैसों का मिश्रण, मिक्स्ड फॉर्म ऑफ द वेरियस गैसेस, धूल कण, डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर या जल वाष्प का एक मिश्रण वायुमंडल है। यह हमारी पृथ्वी पर जीवन का आधार है। यदि पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का जीवन है, चाहे वो वनस्पति के रूप में हो या जीव जंतुओं के रूप में हो, इस जीवन का एकमात्र आधार वायुमंडल है। बिना वायुमंडल के जीवन संभव नहीं है, और इसलिए वायुमंडल इस पृथ्वी पर उपस्थित समस्त घटकों में सबसे महत्वपूर्ण घटक है। अगर वायुमंडल ना होता तो मैं आपको पढ़ा ना रहा होता। तो वायुमंडल पृथ्वी पर क्यों टिका हुआ है? पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण वायुमंडल पृथ्वी पर रुका हुआ है या टिका हुआ है। वायुमंडल जो कि एक गैसों का और धूल कणों का और जलवाष्प का एक घेरा है, यह पृथ्वी के साथ साथ घूमा करता है। जैसे कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूम रही है, रोटेट हो रही है, तो ये वायुमंडल भी पृथ्वी के साथ साथ रोटेट हुआ करता है। पृथ्वी के जिस स्थान के ऊपर का जो वायुमंडल है वो उसके साथ साथ घूम जाता है। हालांकि वो थोड़ा सा ड्रिफ्ट भी होता है, थोड़ा सा विचलित भी होता है, लेकिन वो घूमता उसके साथ साथ है। पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा कर रही है तो वायुमंडल भी पृथ्वी के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, और ये वायुमंडल यानी कि पृथ्वी को छोड़ नहीं सकता है, हमेशा उसके साथ संलग्न है, एक आवरण के रूप में है। ये पृथ्वी के चारों ओर क्यों है आवरण के रूप में? पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण। ये एक कंबल के समान पृथ्वी को घेरे हुए है जो कि हमें दिखाई नहीं देता है। तो वायुमंडल क्या है हमने आपको बताया है। वायुमंडल की आकृति कैसी है? यदि हम वायुमंडल की आकृति की चर्चा करें और इसको यदि हम माने कि ये पृथ्वी है, ये रहा नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिण ध्रुव, साउथ पोल है, और ये भूमध्य रेखा या इक्वेटर है। तो वायुमंडल ये रहा, ये डॉटेड जो लाइन है ये वायुमंडल को इंगित कर रही है। तो वायुमंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर कम होती है और भूमध्य रेखा पर अधिक होती है। अब ध्रुवों पर
अधिक और ध्रुवों पर कम ऊंचाई है वायुमंडल की, और भूमध्य रेखा पर या इक्वेटर पर इसकी ऊंचाई अधिक है। क्यों है ऐसा? ऐसा इस कारण से है, इसके कुछ कारण है। पहला कारण तो यह है तापमान, टेम्परेचर। तापमान अगर हम देखें तो तापमान के कारण, चूंकि भूमध्य रेखा पर तापमान सबसे अधिक हुआ करता है और ध्रुवों पर तापमान सबसे कम होता है, अधिक तापमान के कारण यहां की गैसें हल्की होकर के ऊपर की ओर उठती हैं और इसके कारण से और दूर तक जाया करती हैं, और इस कारण से वायुमंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की तुलना में अधिक है। ध्रुवों पर तापमान सबसे कम होता है, 0 डिग्री से भी नीचे हुआ करता है, और इसलिए यहां पर गैसेस ऊपर की ओर ज्यादा नहीं उठती हैं, और इसलिए यहां पर इसकी ऊंचाई अपेक्षाकृत किसके, भूमध्य रेखा की अपेक्षाकृत कम है। दूसरा कारण पृथ्वी की बनावट है, शेप ऑफ द अर्थ है। अगर हम कहें ये कोर है पृथ्वी का, सबसे जो रेड कलर में दिख रहा है कोर है ये पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग। इस कोर से ध्रुवों की दूरी कम है और भूमध्य रेखा की दूरी अधिक है, यानी कि पृथ्वी कुछ चपटी है। कोर से ध्रुव की दूरी यहां की तुलना में यहां पर कम दूरी है, लेस डिस्टेंस है, और यहां पर दूरी क्या है, अधिक है। तो पृथ्वी के कोर में पिघला हुआ लोहा है, निफे, जिसे कि हम निकिल एंड फेरस कहते हैं, निफे है यहां पर। और ये निफे ही क्या करता है कि गुरुत्व बल, यानी कि जिसको हम कहते हैं चुंबकीय वृत्त का निर्धारण करता है। तो पृथ्वी का चुंबकीय बल, गुरुत्व बल का निर्धारण करने वाला यह है, और यहां पर दूरी कम है और इसलिए ध्रुवों पर जो गुरुत्व बल हुआ करता है वो भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक हुआ करता है। तो दूसरा कारण गुरुत्व बल यहां पर ज्यादा है ध्रुवों पर। अधिक गुरुत्व बल के कारण वायुमंडल अधिक ऊंचाई तक नहीं उठ सकता है, और भूमध्य रेखा पर गुरुत्व बल, ग्रेविटेशनल फोर्स कम है तुलनात्मक रूप से, चुंबकीय बल भी यहां पर कमजोर है और यहां पर मजबूत है, और इस कारण से ध्रुवों पर वायुमंडल की ऊंचाई कम और भूमध्य रेखा पर अधिक हुआ करती है। तो ये कारण हो गए। एक तो पृथ्वी की संरचना ऐसी है, आकृति, शेप ऐसा है कि कुछ चपटी है ऊपर से नीचे की ओर, और ध्रुवों की ओर भूमध्य रेखा पर फैल गई है, चौड़ी हो गई है, और इस कारण से भी इसकी ऊंचाई वायुमंडल की ध्रुवों पर कम और भूमध्य रेखा पर अधिक पाई जाती है। अब ये घूम रहा है पूरी की पूरी पृथ्वी के साथ साथ, लेकिन ये जो शेप है ये रहता लगभग ऐसा ही है वायुमंडल का, लेकिन इसकी स्थिति में सूर्य की सापेक्ष स्थितियों के परिवर्तन घटित होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, तो अगर सूर्य जब यहां पर होगा, सन भूमध्य रेखा के पास होता है, सूर्य यहां पर होगा, एक बार इधर होगा और एक बार इधर होगा, तो इस स्थिति में भूमध्य रेखा पर वायुमंडल की ऊंचाई और अधिक बढ़ जाएगी और ध्रुवों पर थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसी तरीके से जब सूर्य यहां पर होगा, क्योंकि पृथ्वी घूम करके सूर्य के नीचे आ जाएगी, तो नॉर्थ पोल के ऊपर जब सूरज चमक रहा होगा तो यहां पर इसकी ऊंचाई वायुमंडल की इंक्रीज हो जाएगी, इस तरीके से कुछ बढ़ जाएगी, यहां पर ये बढ़ जाएगी जब सूरज यहां पर है, और यहां पर इसकी ऊंचाई तुलनात्मक रूप से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये देखिए लाल लाइन से मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां बढ़ेगी, यहां कम हो जाएगी। इसी तरीके से जब सूरज यहां पर आ जाएगा, जिसको कहेंगे हम दक्षिणायन हो जाएगा, तब यहां पर वायुमंडल की ऊंचाई बढ़ जाएगी
क्योंकि इस समय यहां पर 6 महीने का दिन होगा और यहां पर 6 महीने की रात हो चुकी होगी, और इसलिए इस समय यहां पर वायुमंडल की ऊंचाई तुलनात्मक रूप से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस तरीके से वायुमंडल की ऊंचाई पृथ्वी के ध्रुवों पर और भूमध्य रेखा पर हमेशा एक समान नहीं रहती है। ये 4 बार इसमें एक वर्ष में परिवर्तन घटित हुआ करते हैं। अर्थात ये स्थिति स्टैटिक है, स्थिर है, लेकिन फिर भी डायनेमिक भी है, गत्यात्मकता भी इसमें पाई जाती है। तो ये वायुमंडल है जो कि पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए एक आवरण है, जो कि मैंने आपको बताया अभी, विभिन्न गैसों का मिश्रण है, धूल कणों का मिश्रण है और जलवाष्प वाटर वेपर का मिश्रण है। तो ये तो हमने वायुमंडल की संरचना, इसकी आकृति की चर्चा की है अभी आपसे, और ये आकृति क्यों है इसकी भी आपसे चर्चा की। अब हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं इसके घटक या इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं। तो पहले हमने बताया कि वायुमंडल में विभिन्न गैसेस हैं, जलवाष्प वाटर वेपर है और धूल कण डस्ट पार्टिकल्स हैं। सबसे बड़ा भाग हमारे वायुमंडल का निर्माण किया जाता है गैसेस के द्वारा। गैसेस के द्वारा सबसे बड़ा निर्माण कार्य किया जाता है। तो गैसों में सबसे अधिक 78%, 78.07%, 03% नाइट्रोजन है। तो सबसे अधिक मात्रा में जो गैस हमारे वायुमंडल में पाई जाती है वह कौन सी है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के बाद दूसरा सबसे बड़ा योगदान करने वाली गैस जो होती है वो ऑक्सीजन हुआ करती, O2, 20.99%। इसके बाद ऑर्गन हुआ करती है 0.94%। देन कार्बन डाइऑक्साइड हुआ करती है 0.03%। इसके बाद हाइड्रोजन हुआ करती है 0.01%। इसके बाद नियॉन हुआ करती है 0.0018%। हीलियम हुआ करती है 0.0005%। क्रिप्टॉन हुआ करती है 0.0001%। जेनॉन हुआ करती है 0.0000, यानी कि पेंटा 5.59%। और इसी तरीके से ओजोन हुआ करती है 0.000001%, यानी पेंटा 0.1% हुआ करती है ओजोन। इसके अलावा और भी गैसेस हुआ करती हैं, लेकिन ये कुछ गैसेस हैं। अगर हम इन गैसों की आपसे चर्चा करें कि किस गैस का क्या कंट्रीब्यूशन या योगदान हुआ करता है हमारे वायुमंडल में, तो सबसे पहले अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की एक क्वालिटी यह है कि ये पृथ्वी पर उपस्थित चीजों को जलने से बचा दिया करती, शीघ्र जलने से रोक दिया करती है। नाइट्रोजन के कारण सूर्य के प्रकाश में आने के बाद भी उसकी गर्मी से वस्तुएं जल नहीं पाती हैं, जलने से बच जाती हैं। अगर नाइट्रोजन ना हो तो सूर्य की किरणों के पड़ने के साथ ही चीजें तेजी के साथ क्या हो, जल करके भस्म हो जाएं, और इस स्थिति में हम लोगों का, तमाम लोगों का दिन में निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो एक काम यह है। और दूसरा क्या है कि नाइट्रोजन भोजन का प्रमुख स्रोत है। किनके लिए? वनस्पतियों के लिए। अगर वनस्पति को भोजन नहीं मिलेगा तो हमें भी भोजन कहां से मिलेगा? और इस तरीके से इसका भोजन का एक प्रमुख स्रोत है, क्योंकि यह प्रोटीन का निर्माण का कार्य करती है और इसलिए यह भोजन का प्रमुख स्रोत हो जाती है। दूसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को जीवनदायी गैस कहा जाता है, लाइफ गैस कहा जाता है। बिना ऑक्सीजन के जीवन संभव नहीं है, न मनुष्यों का, न अन्य जीव जंतुओं का, न वनस्पति का। हम सांस के साथ जिस गैस को लेते हैं, जिससे जीवित रहते हैं, वो ऑक्सीजन ही हुआ करती है। तो ऑक्सीजन हम लेते हैं और ऑक्सीजन से ही हम जीवित हैं। बिना ऑक्सीजन के अगर हम श्वसन करेंगे तो हमारी मृत्यु निश्चित है। दूसरा काम ऑक्सीजन का यह है कि ऑक्सीजन चीजों को जलना संभव बनाती है। बिना ऑक्सीजन के कुछ भी संभव नहीं होगा। हम भोजन पकाने के लिए आग नहीं जला सकते बिना ऑक्सीजन के। इसी तरीके से हम बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जला सकते, गैस नहीं जला सकते।
तो दूसरा काम ऑक्सीजन का हो जाता है कि ऑक्सीजन जलाने का काम करती है। तो पृथ्वी में इसके बाद ऑक्सीजन हो जाती है। तीसरी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि 0.94% यानी कि 1% से भी कम भाग है कार्बन का। कार्बन की प्रॉपर्टी क्या है? कार्बन क्या करता है? कार्बन सूर्य से आने वाली ऊष्मा को, गर्मी को अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन इसे रिलीज नहीं करता, इसे मुक्त नहीं करता है। तो कार्बन आने वाली गैस को ऊष्मा को अवशोषित करता है और इसे मुक्त नहीं करता। तो सूरज के अस्त होने के बाद भी पृथ्वी पर जो गर्मी या जो तापमान, जो ऊष्मा बनी रहती है, उसका कारण कार्बन की उपस्थिति है। जैसे जैसे कार्बन बढ़ रहा है पृथ्वी पर, वैसे वैसे गर्मी भी बढ़ती चली जा रही है। तो ये कार्बन होती है। तो अगर हम इसी तरीके से बात करें, आपसे ओजोन की बात करें, ऑर्गन, ये बहुत ही निचली परत में पाई जाती है, इसको दुर्लभ गैस कहा जाता है ऑर्गन को। ओजोन ये ऑक्सीजन का एक विशेष रूप हुआ करती है, जिसको हम O3 कहते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि यह सूरज से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। एब्जॉर्ब्स द अल्ट्रावायलेट रेजेस रिलीज्ड बाय द सन। अल्ट्रावायलेट रेजेस पराबैंगनी किरणें, जो कि अत्यधिक गर्मी का कारण होती हैं और साथ ही साथ कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का कारण भी हुआ करती हैं। तो ओजोन गैस क्या करती है? पृथ्वी को खतरनाक या हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेजेस से बचा करके हमारी रक्षा करती है, और इसलिए इसे पृथ्वी की छतरी भी कहा जाता है, अम्ब्रेला यानी कि ऑफ द अर्थ। तो सुरक्षा छतरी है ये, सेफ्टी अम्ब्रेला ऑफ द अर्थ है, क्योंकि खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेजेस को आने से रोककर कैंसर जैसी घातक बीमारियों से हमें बचाता है, और इसी के साथ साथ ये हमें बचाने के बाद हमारे यहां पर गर्मी को बढ़ने से भी रोक देता है। अगर ओजोन परत में छेद हो जाए या ये नष्ट हो जाए तो पृथ्वी पर बहुत अधिक गर्मी बढ़ेगी, और इसी के साथ कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां भी बहुत अधिक बढ़ जाएंगी। तो ये पृथ्वी की कुछ गैसेस के बारे में इनका कंट्रीब्यूशन है। ये गैसेस जो हैं ये अलग अलग ऊंचाई तक रहा करती हैं। जो गैस जितनी अधिक भारी होती है वो उतनी ही नीचे रहा करती है, और जो जितनी हल्की हुआ करती है वो उतनी ऊंचाई तक पाई जाती है। हाइड्रोजन जैसे बहुत ही लाइट वेट गैस हुआ करती है, हल्की गैस होती है, इसलिए वायुमंडल की काफी ऊंची परतों तक पाई जाती है। लेकिन कार्बन बहुत ही भारी गैस हुआ करती है, ऑक्सीजन भी भारी हुआ करती है, और इसलिए यह पृथ्वी से अधिक ऊंचाई पर नहीं पाई जाती है। और इसीलिए जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं ऑक्सीजन में कमी होती चली जाती है। इसी तरीके से जब हम कहते हैं कि नॉर्मल लैप्स रेट यानी कि गर्मी टेम्परेचर कम होता चला जाता है पृथ्वी की सबसे निचली परत में, प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट आ जाती है। तो वो गिरावट क्यों आ जाती है? इसीलिए आती है क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं कार्बन कम होता चला जाता, क्योंकि कार्बन बहुत ही हैवी गैसेस हुआ करती है, और हैवी होने के कारण ये जैसे जैसे कम होती है गर्मी भी कम होती चली जाती है। तो ऑक्सीजन लगभग 16 किलोमीटर पर जाकर के बहुत कम हो जाती है, और 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है ऑक्सीजन। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो यह 52 किलोमीटर तक पाई जाएगी, अर्थात यह ऑक्सीजन से अधिक भारी है। वो 64 तक और ये 52 तक पाई जा रही है। और अधिकांश कार्बन जो हुआ करता है वो पृथ्वी की सतह के पास ही रहा करता है। इसी तरीके से निचली परतों में ही ओजोन पाया जाता है, और ओजोन जो हुआ करता है ये क्या काम करता है हमने आपको बताया। और कल जब हम आपके साथ चर्चा करेंगे
वायुमंडल के स्तरीकरण की, तब भी इनको और अधिक अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो वायुमंडल में ये कुछ गैसेस की बात हुआ करती है, वायुमंडल में उपस्थित हुआ करते हैं, इसके साथ ही जलवाष्प वाटर वेपर भी उपस्थित होता है। तो वाटर वेपर या जल वाष्प जो कि उपस्थित हुआ करता है वह मैक्सिमम 5% हुआ करता है। 5% से अधिक उपस्थिति इसकी नहीं हुआ करती है। उस समय पर किसी स्थान पर जहां पर कि बहुत अधिक बरसात हो रही होती है, उस मौसम में यह 5% तक पहुंच जाता है, अन्यथा इसका औसत जो हुआ करता है वो 2% ही हुआ करता है। अब वाटर वेपर और दूसरा चीज हुआ करती है डस्ट पार्टिकल, धूल कण, नमक के कण, रेत के कण और भी बहुत सारे धूल मिट्टी के कण उड़ करके वायुमंडल में घूम रहे हैं। ये जो धूल कण हुआ करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स हुआ करते हैं, ये हाइग्रोसेंट्रिक न्यूक्लियई के रूप में व्यवहार करते हैं, आर्द्रताग्राही केंद्र बन जाते हैं, क्योंकि जो जल वाष्प हुआ करती है उस जल वाष्प को ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लिया करते हैं। यही संघनित होकर के, कंडेंस्ड होकर के, इकट्ठे होकर के बादल में परिवर्तित हो जाते हैं और फिर इन्हीं से यही बादल क्या करते हैं, फिर पृथ्वी पर वर्षा का कारण बना करते हैं। ये जो डस्ट पार्टिकल हुआ करते हैं, वर्ण विक्षेपण की घटना घटित हुआ करती, डिस्पर्सन ऑफ द लाइट की घटना घटित हुआ करती है सुबह के समय और शाम के समय, और इस कारण से आकाश में लालिमा होती है, ड्वेलिंग हुआ करती है। ये डस्ट पार्टिकल्स भी पृथ्वी, सूरज से आने वाली अनेक किरणों को रिफ्लेक्ट करके, परावर्तित करके वापस भेज दिया करते हैं, और इस तरीके से इनके वापस भेजे जाने से भी पृथ्वी पर सूरज से आने वाली ऊष्मा काफी कुछ हद तक कम हो जाती है। इन्हीं के कारण, वर्ण विक्षेपण के कारण दिन के समय आकाश नीला दिखाई देता है, जबकि वहां पर ऐसी नीली कोई भी चीज होती ही नहीं है। तो इनका रंग नीला आकाश का हुआ करता है इन डस्ट पार्टिकल्स के कारण, क्योंकि वर्ण विक्षेपण के कारण प्रकाश यहां पर इनसे टकरा करके नीले रंग में बिखर जाता है। ये मिलकर के, ये गैसेस और ये मिलकर के एक कंबल के समान काम किया करते हैं। जब सूरज की रोशनी आती है और दिन भर रोशनी रहा करती है, तो कार्बन इसको रोका करती है। कार्बन के साथ साथ सूरज जब चला जाता है तो सूरज के जाने के बाद एक कंबल के समान ये जो कण हुआ करते हैं, जलवाष्प के कण, जो कि इसके ऊपर स्थित हुआ करते हैं धूल कणों पर, ये उनको जाने से रोक दिया करते हैं। और इसके कारण से, इसी वायुमंडल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी के एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान तक के तापमान में बहुत अधिक अंतर नहीं आ पाता है। अगर वायुमंडल न होता तो पृथ्वी पर तापमान में बहुत अधिक भिन्नता होती। किसी एक जगह पर जहां पर की बहुत अधिक भिन्नता, जहां पर की सूरज की किरणें सीधे पड़ रही होती, वहां पर बहुत अधिक तापमान होता, और जहां पर सूरज की किरणें नहीं पड़ रही होती वहां पर तापमान क्या हो जाता, कम हो जाता। वायुमंडल में जो गैसेस हुआ करती हैं, जिनको हम वायु कहते हैं, तो ये जब किसी जगह पर तापमान अधिक हो जाता है तो तापमान अधिक होने के कारण वहां की गैसेस हल्की हो जाती हैं, यानी कि गर्म होकर के हल्की हो जाती हैं और बिखर जाती हैं, ऊपर उठ जाती हैं, और उस जगह पर, उस जगह से हवा आने लगती है, क्योंकि वहां पर लो प्रेशर एरिया, कम दाब का क्षेत्र निर्मित हो जाता है, जहां पर ठंड यानी कि तापमान कम हुआ करता है। तो वहां से ठंडी हवा आई और उसने यहां के बढ़े हुए तापमान को क्या किया, कम कर दिया। और इसी तरीके से ये जो ठंडी हवा ऊपर, जो गर्म हवा यहां पर ऊपर उठी, ये उस जगह पर पहुंच जाएगी जहां से हवा यहां पर चल करके आई, और इस तरीके से वहां पर तापमान बढ़ जाया करता है। और इस तरीके से वायुमंडल के कारण पृथ्वी पर दिन और रात के तापमान में और एक स्थान से दूसरे स्थान के तापमान में अंतर तो रहता है, लेकिन बहुत अधिक अंतर नहीं रहता है। उन हेवेंचुअली बॉडीज पर, उन आकाशीय पिंडों पर, जैसे कि हम बात करें
चंद्रमा पर जहां वायुमंडल नहीं है वहां तापमान में बहुत अधिक अंतर हुआ करता है। तो वायुमंडल के कारण यह अंतर नहीं हो पाता है। एक अन्य महत्व हमारे वायुमंडल का है कि जब भी कोई भी उल्का पिंड हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है वह वायु के साथ घर्षण होने से जल करके नष्ट हो जाता है। अगर वायुमंडल न होता तो उल्का पिंडों के कारण पृथ्वी पर जीवन को भारी खतरा उत्पन्न हो सकता था। तो वायुमंडल न सिर्फ जीवन का आधार है वरन जीवन का रक्षक भी है। तो यह रहा आपके साथ वायुमंडल। हमने आपसे चर्चा की कि वायुमंडल का अर्थ क्या है, इसकी आकृति क्या है, आकृति जैसी है उसका कारण क्या है, आकृति परिवर्तित क्यों होती है, इसकी चर्चा की आपसे और इसके घटकों की चर्चा की और फिर इसके महत्व की भी कुछ संक्षिप्त चर्चा हमने आपके साथ की है। तो वायुमंडल का पार्ट 1 आज पूर्ण होता है। धन्यवाद। और आपको हमारा लेक्चर अच्छा लग रहा है निश्चित रूप से हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।